गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम सीडीएस के 2022 में जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले दो वीडियो में हम 90 क्वेश्चन तक देखे हैं। बचे हुए 30 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन हेतु किसी विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन बी है, भारत के संविधान में संशोधन लाने वाला कोई विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का आश्रय लिया जा सकता है। ऑप्शन सी है, राज्य विधानमंडल भारत के संविधान की संशोधन के लिए विधेयक का प्रस्ताव का उपक्रम नहीं कर सकते। ऑप्शन डी है, भारत के संविधान में संशोधन हेतु संसद में कोई विधेयक पुनः स्थापित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के संविधान में संशोधन लाने वाला कोई विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का आश्रय लिया जा सकता है। यह कथन गलत है। भारत के संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। भारत के संविधान में संशोधन लाने वाला कोई विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संसद संविधान के मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है। संविधान संशोधन से जुड़े प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। राज्य विधानमंडल भारत के संविधान के संशोधन के लिए विधेयक या प्रस्ताव का उपक्रम नहीं कर सकते। दूसरा, भारत के संविधान में संशोधन हेतु संसद में कोई विधेयक पुनः स्थापित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं है। तीसरा, संविधान संशोधन की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में बिल को प्रस्तुत करके ही की जा सकती है। चौथा, राष्ट्रपति को संशोधन विधेयक पर अनुमति देनी ही होगी। वीटो शक्ति का प्रयोग वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने में निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन ए है, केवल अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी है, केवल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। ऑप्शन सी है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ऑप्शन डी है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत की संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। संघ के सभी कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाजनपदों में से गण को पहचानिए। ऑप्शन ए है मगध। ऑप्शन बी है बज्जी। ऑप्शन सी है अवंती। ऑप्शन डी है कौशल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वज्जी। महाजनपदों में से वज्जी संघ था। वज्जी गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज था। यह 8 कुलों का संघ था। इसमें 3 कुल विदे, वज्जी तथा लिच्छवी प्रमुख थे। वज्जियों का उल्लेख पापिनी में मिलता है। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। महाजनपद में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। हल्के फाल लोहे से बनने लगे और धान की रोपाई होने लगी। इसके फलस्वरूप कृषि पैदावार में वृद्धि हुई, राज के कर में वृद्धि हुई, अतः महाजनपदों की शक्ति बढ़ने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का उपबंध किसमें दिया गया था। ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार 1909।
ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ऑप्शन सी है सांप्रदायिक अधिनियम 1932। ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का उपबंध 1909 मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने विधान परिषदों में कुछ सुधार की शुरुआत की और ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया। भारत के राज सचिव जॉन मार्ले और भारत के वायसराय मिंटो के आधार पर इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को मुसलमानों के लिए निर्धारित किया गया था और केवल मुसलमान ही अपने प्रतिनिधियों को वोट दे सकते थे। इस अधिनियम में पहली बार भारतीयों को इंपीरियल विधान परिषद की सदस्यता दी गई। केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद के आकार में बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य थे? पहला है भगत सिंह, दूसरा है जतिन नाथ, तीसरा है अजय घोष, चौथा है फर्निंद नाथ घोष। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य भगत सिंह, जतिन नाथ, अजय घोष, फर्नीत नाथ घोष, राम प्रसाद बिस्मिल, चिंद्रनाथ बख्शी, जोगेश चंद्र चटर्जी एवं सचिन नाथ सन्याल थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था। इसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1928 में उपनिवेशवाद विरोधी भावना में वृद्धि के जवाब में HRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया, जिसका नाम संभवतः भगत सिंह के प्रभाव के कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिवर्तनवादियों के समूह से संबंधित नहीं था? पहला ऑप्शन ए है M.A. अंसारी, ऑप्शन बी है विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन सी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है कस्तूरी रंगा अयंगर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल अपरिवर्तनवादियों के समूह से संबंधित नहीं है, यह परिवर्तनवादी थे तथा मार्च 1925 में संघीय केंद्रीय विधानमंडल के स्पीकर चुने गए। CR दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खां के नेतृत्व में एक वर्ग विधायी परिषदों के बहिष्कार का अंत चाहता था। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि राष्ट्रवादी विधानसभाओं की बुनियादी कमजोरियों को उजागर कर सके, जिससे इन परिषदों का उपयोग राजनीतिक संघर्ष की एक लोकप्रिय उत्साह के रूप में किया जा सके। विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत करने वाले को स्वराजवादियों के रूप में जाना जाता है, जबकि C. राजगोपालाचारी, कस्तूरी रंगा अयंगर, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और M.A. अंसारी के नेतृत्व में दूसरे विचार को नो चेंजर्स के रूप में जाना जाता है। नो चेंजर्स ने काउंसिल एक्ट का विरोध किया तथा गांधीवादी सुधार आंदोलनों को चलाने का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए है सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है पोर्टलैंड, ऑप्शन डी है फ्लोरिडा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। पार्टी ने एक सदस्य संघर्ष का उपयोग करके औपनिवेशिक महाशक्ति से मुक्ति पाने और उपमहाद्वीप पर एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने का लक्ष्य रखा। इस पार्टी का गठन वर्ष 1913 में किया गया था। लाला हरदयाल ने गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र और संपादक का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है?
एक साइड समाचार पत्र दिया है, दूसरी साइड संपादक का नाम है। ए है नवजीवन महात्मा गांधी, बी है मरहट्टा बाल गंगाधर तिलक, सी है बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी है वॉइस ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वॉइस ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो सही नहीं है। वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1883 में शुरू किया गया था। दादा भाई नौरोजी को भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। गुजराती अखबार नवजीवन को गांधी जी द्वारा संपादित किया गया। मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी भाषा में किया गया था। बंगाली समाचार पत्र के संपादक का कार्य सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। बंगाली का स्थापना वर्ष 1862 में गिरीश चंद्र घोष ने कलकत्ता में एक अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा के निर्बंधन और शर्तों में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश अपने मित्र की संरक्षा करेंगे, ऑप्शन बी है मित्र अन्य शासकों के साथ समझौता करने या युद्ध में भाग लेने के लिए स्वतंत्र था, ऑप्शन सी है मित्र के राज क्षेत्र में एक ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य दल तैनात रखा जाएगा, ऑप्शन डी है मित्र को ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य दल के रख रखाव के लिए संसाधन मुहैया कराने होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मित्र अन्य शासकों के साथ समझौता करने या युद्ध में भाग लेने के लिए स्वतंत्र था। ये कथन गलत है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा के निर्बंधन और शर्तों में शामिल न होने वाला तथ्य मित्र अन्य शासकों के साथ समझौता करने या युद्ध में भाग लेने के लिए स्वतंत्र था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 ईस्वी में तैयार की गई प्रणाली थी। अंग्रेजों के साथ ऐसे गठबंधन में शामिल होने वाले सभी लोगों को कुछ नियम एवं शर्तें स्वीकार करनी पड़ती थी। इनमें निम्न शामिल थे, ब्रिटिश अपने मित्र की संरक्षा करेंगे, मित्र के राज क्षेत्र में एक ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य दल तैनात रखा जाएगा, मित्र को ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य दल के रखरखाव के लिए संसाधन मुहैया कराने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समापनीय किंतु नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है उपयोज्य दशा में जल, ऑप्शन सी है मृदा, ऑप्शन डी है प्राकृतिक दिशा में भूदृश्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपयोज्य दशा में जल। उपभोज्य दशा में जल समापनीय किंतु नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पानी जल चक्र द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तन एवं स्थान परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया में पानी 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस के माध्यम से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में अक्सर देखा जाने वाला पद 2 स्तंभ हाल 2 स्तंभ पैकेज किसे निर्देशित करता है? ऑप्शन ए है आसन भविष्य में वैश्विक ऊर्जा संरक्षा, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध की रिपोर्ट करना, ऑप्शन सी है न्यूनतम वैश्विक कॉरपोरेट कर, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अवैध अंतरण का निवारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूनतम वैश्विक कॉरपोरेट कर। समाचारों में अक्सर देखा जाने वाला पद 2 स्तंभ हल 2 स्तंभ पैकेज न्यूनतम वैश्विक कॉरपोरेट कर को निर्देशित करता है। समझौते के अनुसार G7 देश कम से कम 15% की वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर दर का समर्थन करेंगे और इन देशों में करों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे जहां व्यवसाय संचालित होते हैं। कॉरपोरेट कर अथवा निगम कर उस शुद्ध आय या लाभ पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है जो उद्यमी एवं व्यवसायियों से कमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन
और वर्ग प्रकार के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है कोवैक्सीन, निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन। दूसरा है कोविशील्ड mRNA वैक्सीन। तीसरा है स्पुतनिक 5 विषाणु रोगवाहक आधारित वैक्सीन। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है के 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है पहला, दूसरा और तीसरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 3। कोविड-19 के बचाव के लिए प्रयुक्त वैक्सीनों का उनके वर्ग से सही सुमेलित सी है। कोवैक्सीन निष्क्रिय रोगजनक विषाणु आधारित वैक्सीन है। इसे भारत बायोटेक ने विकसित किया। स्पुतनिक 5 एडिनो विषाणु वाहक पर आधारित वैक्सीन है। यह रूस द्वारा विकसित किया गया है। कोविशील्ड एडिनो विषाणु वाहक पर आधारित वैक्सीन है। यह ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित एवं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित वैक्सीन है। फाइजर एवं मॉडर्ना mRNA वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर भारतीय समाचारों में उल्लिखित यूनिकॉर्न कंपनी क्या है? ऑप्शन ए है कोई $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली निजी स्टार्टअप कंपनी। ऑप्शन बी है किसी अन्य पब्लिक सेक्टर कंपनी में विलीन होने वाली कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी। ऑप्शन सी है घाटा उठाने वाली राज्य के स्वामित्व वाली किसी कंपनी का निजीकरण। ऑप्शन डी है भारत की निजी भारतीय कंपनी के सहयोग से व्यापार करने वाली कोई विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोई $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली निजी स्टार्टअप कंपनी। यूनिकॉर्न कंपनी $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली निजी स्टार्टअप कंपनी होती है। इसको यूनिकॉर्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन $1 मिलियन से ज्यादा हो जाता है। इस प्रकार की कंपनी को फाइनेंशियल दुनिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। यह नाम सर्वप्रथम एलिन ली द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः 30x30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल को अक्सर समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस पहल को सबसे अधिक प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए है कम से कम 30% ग्राहक को वर्ष 2030 तक बचाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है कम से कम 30% कृषि क्षेत्र को वर्ष 2030 तक जैविक कृषि के अधीन लाया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है कम से कम 30% ऊर्जा आवश्यकता को वर्ष 2030 तक नवीकरणीय स्रोत से पूरा किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है गरीबी रेखा के नीचे से कम 30% लोगों वर्ष 2030 तक उनकी गरीबी से बाहर लाया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कम से कम 30% ग्राहक को वर्ष 2030 तक बचाया जाना चाहिए। 30x30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल है। इसका उद्देश्य कम से कम 30% ग्राहक को वर्ष 2030 तक बचाया जाना चाहिए। कोप 15 को वार्ताकार वर्ष 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि और समुद्र की रक्षा के प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह प्रस्ताव वर्ष 2020 में यूएन द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक लोफर निम्न आवृत्ति व्यू के बारे में सही है? ऑप्शन ए है यह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना है। ऑप्शन बी है यह बहिर्ग्रहों की खोज के लिए नासा द्वारा प्रमोजित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। ऑप्शन सी है यह उपग्रह दिक्चालन प्रणाली निर्मित करने के प्रयोजन से अंतरिक्ष में उपग्रहों की व्यवस्था है। ऑप्शन डी है यह 5G सेवाओं के लिए बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। इसका राइट आंसर होगा लोफर LOFAR निम्न आवृत्ति व्यू। यह विश्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना है। यह नीदरलैंड में स्थित एक एंटीना नेटवर्क है। मूल रूप से एरिस्ट्रॉन नीदरलैंड इंस्टीट्यूट फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बने देशों के समूह में जिसे आमतौर पर मध्य पूर्व चतुर्थ के रूप में जाना जाता है, भारत के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से अन्य सदस्य हैं?
ऑप्शन ए है इजिप्ट, सऊदी अरब और यूएसए। ऑप्शन बी है इजराइल, यूएई और यूएसए। ऑप्शन सी है इजिप्ट, यूएई और यूके। ऑप्शन डी है इजराइल, सऊदी अरब और यूके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इजराइल, यूएई और यूएसए। मध्य पूर्व चतुष्क के रूप में भारत, अमेरिका, इजराइल और संयुक्त राज्य अमीरात को जाना जाता है। यह संगठन पश्चिमी एशियाई भू राजनीति में बदलाव और मध्य पूर्व में एक अन्य क्वाड जैसे समूह के गठन की एक मजबूत अभिव्यक्ति है। एक्वाड के माध्यम से यूएई और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली मध्य पूर्व चतुष्क की सफलता को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित पद पिनाका और स्मर्श किसे निर्देशित करता है? ऑप्शन ए है क्रूज मिसाइल। ऑप्शन बी है परमाणु शक्ति चलत पनडुब्बियां। ऑप्शन सी है रॉकेट प्रमोचक प्रणालियां। ऑप्शन डी है आयुध युक्त ड्रोन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉकेट प्रमोचक प्रणालियां। पिनाका और स्मर्श रॉकेट प्रमोचक प्रणालियों को निर्देशित करता है। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम 45 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने के साथ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। स्मर्श भी बहुत घातक हथियार है। इसे 1980 के दशक की शुरुआत में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है भारत ने वर्ष 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति से पहले ही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी थी। दूसरा है मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश दोनों ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। कूट है केवल एक। ऑप्शन बी है केवल 2। ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। भारत ने 6 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति से पहले ही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी थी। तब ये पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा था। बांग्लादेश को स्वतंत्रता 26 मार्च को प्राप्त हुई। मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश दोनों ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह मैत्री दिवस दुनिया भर के 18 देशों में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित देशों में से किस एक के साथ लगभग 6 लाख AK-203 राफेल बनाने में एक करार पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है कनाडा। ऑप्शन बी है रूस। ऑप्शन सी है फ्रांस। ऑप्शन डी है इजराइल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। भारत ने रूस के साथ लगभग 6 लाख AK-203 राइफलें बनाने के एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत दौरे के बीच इस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। रूस की AK-203 राइफल दुनिया की सबसे घातक AK-47 का सबसे आधुनिक संस्करण है। AK-203 बनने का कारखाना उत्तर प्रदेश में अमेठी में लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन एंजेला मार्केल के बाद जर्मनी का चांसलर बना? ऑप्शन ए है ओलाफ स्लॉज। ऑप्शन बी है एन्नालेना बेयरबॉक। ऑप्शन सी है आर्मिन सैलेट। ऑप्शन डी है जाना पुगलिरेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओलाफ सॉल्ज। एंजेला मर्केल के बाद ओलाफ सॉल्ज जर्मनी के चांसलर बने। ओलाफ सॉल्ज का संबंध सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी से है। एंजेला मर्केल ने 16 वर्ष तक जर्मनी के चांसलर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है नीलमणि फुकन जूनियर 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। दूसरा है दामोदर मौजो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। ऑप्शन ए है केवल 1। ऑप्शन बी है केवल 2। ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नीलमणि फुकन जूनियर
56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं एवं दामोदर मौर्य 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए जाने वाले पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता है तो वह इस पुरस्कार के योग्य है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1956 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल मेनन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए है वह एक इंजीनियर है जो जैविक कृषि में क्रांति लाए। ऑप्शन बी है वह यूएन शांति रक्षक मिशन में चुने गए एक राजनयिक है। ऑप्शन सी है वह अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा द्वारा चुने गए चिकित्सक है। ऑप्शन डी है वह एक स्टार फुटबॉल खिलाड़ी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा द्वारा चुने गए एक चिकित्सक हैं। अनिल मेनन अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा द्वारा चुने गए चिकित्सक हैं। अनिल मेनन का संबंध भारतीय मूल से है। मेनन स्पेस के पहले फ्लाइट सर्जन थे। मेनन ने नासा के स्पेस डेमो 2 मिशन के दौरान कंपनी की ओर से व्यक्तियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने से पहले मिशन में मदद की और भविष्य के मिशनों के दौरान मानव प्रणाली का समर्थन करने के लिए एक चिकित्सा संगठन का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन वर्ष 2023 में प्रारंभ किया जाएगा। इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है वायुमित्र, ऑप्शन बी है विक्रम, ऑप्शन सी है चंद्रयान 3, ऑप्शन डी है गगनयान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गगनयान। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान वर्ष 2023 में प्रारंभ किया जाएगा। इस अंतरिक्ष मिशन की घोषणा पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में राष्ट्र के नाम अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की थी। गगनयान अंतरिक्ष यान की 300 से 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी की कक्षा में रखा जाएगा। भारत और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गगनयान को प्रक्षेपित करने के लिए 3 चरणों वाला यान GSLV-3 का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित टीमों में से किस एक ने वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीती? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है रेलवे, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर ने वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीती। यह प्रतियोगिता केरल के कोझिकोड में EMS स्टेडियम में संपन्न हुई। मणिपुर ने रेलवे पर पेनल्टी शूट आउट के जरिए जीत के बाद अपने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप ताज का सफलतापूर्वक बचाव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, हाल ही में इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। दूसरा है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कूट है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1। खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य को विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर इसे रामसर स्थल घोषित किया गया। यह गुजरात में अवस्थित है। इस तरह गुजरात में अब 4 रामसर स्थल हो गए हैं। खिजादिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश के वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को भी रामसर साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस एक ने योजना घोषित की है जिसमें यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2025 तक इस देश की धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% से भी कम रह जाएगी? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है रूस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने एक योजना घोषित की है जिसमें यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2025 तक इस देश की धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% से भी कम रह जाएगी। महत्वपूर्ण कानून के तहत न्यूजीलैंड में वर्ष 2008 के बाद जन्मा कोई भी युवा सिगरेट या तंबाकू उत्पाद अपने पूरे जीवन में नहीं खरीद पाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती? ऑप्शन ए है नेपोनियाची, ऑप्शन बी है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन सी है डिंग लाइरेन, ऑप्शन डी है अनीस गिरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती। यह प्रतियोगिता दुबई में आयोजित की गई थी। कार्लसन ने गेम 6 में 8 घंटे के करीबी संघर्ष में जीत हासिल की, जो कि 136 शोलों के साथ विश्व शतरंज चैंपियनशिप में अब तक का सबसे लंबा खेल था। मैग्नस कार्लसन ने यान नेपोगिनियाची को हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडावास वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठोल झील वन्यजीव अभयारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है ये सभी रामसर स्थल है, दूसरा है ये सभी प्राकृतिक रूप से बनी आर्द्रभूमि है, तीसरा है ये सभी पक्षी विहार स्थल है, कूट है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 3। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। यह मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों का निवास स्थल है एवं उनका शीतकालीन प्रवास है। गुजरात में ठोल झील वन्यजीव अभयारण्य एवं वाधवाना आर्द्रभूमि इसमें निवास करने वाले पक्षियों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान प्रमोचित किया गया था जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा और अन्य रूप से सौर शक्ति से चलेगा? ऑप्शन ए है बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है शनि के वलय और चंद्र, ऑप्शन सी है मंगल का वायुमंडल, ऑप्शन डी है काइपर बेल्ट और उर्ट मेघ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान जूनो प्रमोचित किया गया है जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा और अन्य रूप से सौर शक्ति से चलेगा। जूनो का मिशन बृहस्पति की संरचना, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ध्रुवीय चुंबक मंडल को मापना है। जूनो परमाणु संचालित गैलीलियो ऑर्बिटर के बाद बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला दूसरा उपग्रह है। जूनो का नाम ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं से आया है। यह बृहस्पति के उपग्रह आयो के भी परीक्षण से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक पर किए गए पुरातात्विक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि इस स्थान पर 1200 BCE तक एक फलती फूलती कृषि सभ्यता थी और धान की खेती अच्छी तरह स्थापित थी? ऑप्शन ए है रायचूर दोआब, ऑप्शन बी है कृष्णा डेल्टा, ऑप्शन सी है वंशधारा नदी के समीप का क्षेत्र, ऑप्शन डी है तमीरवर्णी नदी के समीप का क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमीरवर्णी नदी के समीप का क्षेत्र। मियामी स्थित बीटा एनालिटिक टेस्टिंग लेबोरेटरी ने वर्ष 2021 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें दावा किया गया था कि तमीरवर्णी नदी के समीप का क्षेत्र 1200 BCE तक एक फलती फूलती कृषि सभ्यता थी और धान की खेती अच्छी तरह स्थापित थी। CDS 2022 में जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।